हम आपको लाखों करोड़ों वर्ष पहले के सुदूर अतीत में लिए चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस युग की, जब मानवीय सभ्यता की पहली उषा ने इस मनोरम धरातल पर अपनी रोशनी बिखेरी होगी। पहली बार जब हम मनुष्यों ने बोलना सीखा होगा और पहला शब्द उच्चारित हुआ होगा, तो यकीनन हमारा वो पहला उच्चारित शब्द आज के अर्थ में पारिभाषिक शब्द रहा होगा। यकीन मानिए, पारिभाषिक शब्दावली ही क्यों, बल्कि शब्द की दुनिया ही अपने आप में काफी मनोरंजक है। आइए हम विचरण करें इस शब्द संसार की विशाल दुनिया में। नमस्कार। पारिभाषिक शब्दावली की विकास यात्रा के इस प्रथम भाग के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली की विकास यात्रा इस स्तनपायी मननशील प्राणी यानी कि हम मानवों की भाषा के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, जब मानव समाज के किन्हीं दो व्यक्तियों ने सबसे पहले परस्पर विचार संप्रेषण के लिए पहल शब्द प्रतीकों का प्रयोग किया होगा। तभी से उस विचार संप्रेषण प्रक्रिया के लिए वो शब्द एक सुनिश्चित पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण कर लिया होगा। फिर समाज में आगे चलकर ज्यों-ज्यों भाषा व्यवहार क्रमशः जटिल और विविधता युक्त होता गया होगा, त्यों-त्यों शब्दों की पारिभाषिकता अधिकाधिक स्थिर होती गई होगी। क्यों हुआ होगा ना कुछ ऐसा ही? लग रहा है ना आपको विकास का ये क्रम लॉजिकल? आइए चलते हैं ऐसी ही किसी एक कक्षा में, जहां पारिभाषिक शब्दों की विकास यात्रा पर एक सार गर्भित चर्चा अब शुरू होने ही वाली है। भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को वर्णों अथवा अक्षरों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। गौरतलब है कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, पर ध्यान रहे कि वर्णों का हर समूह शब्द नहीं हो सकता। दरअसल वर्णों के वही समूह शब्द कहलाते हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, जो अपने आप में सार्थक होते हैं। कोई उदाहरण? हाँ मैम, सरल यानी सरल शब्द है, परंतु यदि हम इसका क्रम बदल दें यानी र स ल या फिर ल र स कर दें, तो फिर यह वर्णों का निरर्थक समूह बन जाएगा, यानी इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। जी, और निरर्थक वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाते। बिल्कुल ठीक। और अब एक मोटी सी बात और देखिए। आप लोगों ने ये अवश्य नोट किया होगा कि एक ही शब्द कई बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। इतना ही नहीं, कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि एक अर्थ के लिए अलग अलग शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जी बिल्कुल। कीचड़ और पंख एक ही अर्थ के द्योतक हैं, लेकिन कीचड़ का प्रयोग प्राय जहां हम आम बोलचाल में करते हैं, वहीं पंख का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ध्यान रहे कि शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ देते हैं, इसलिए उन भिन्न अर्थों को समझने के लिए उनके विभिन्न संदर्भों को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जरा इन वाक्यों पर गौर करो। उसने मीरा का पद गाया, वह व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुआ। जी समझ गया। मीरा का पद और व्याख्याता के पद, ये दोनों अर्थ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। मीरा के पद में पद स्टैंजा के अर्थ में है, जबकि यहाँ व्याख्याता के पद में पद पोस्ट के अर्थ में है। बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने। मैम, ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम विस्तार से जानना चाहते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्द के कॉन्सेप्ट पर आने से पहले
मैं चाहती हूँ कि हम पहले कुछ ग्राउंड वर्क कर लेते हैं। ओके मैम। देखो, हिंदी की शब्दावली में 4 स्रोतों से शब्द आए हैं। ये हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनके बारे में प्राय आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यस मैम। गुड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि 8 भेद होते हैं, जिनमें से 4 को विकारी शब्द कहा जाता है तथा 4 को अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहा जाता है। पर इससे आगे बढ़ने से पहले विकारी, अविकारी का कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोग बताओ। मैम, विकारी शब्द वे हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम अव्यय यानी कि इंडेक्लिनेबल कहते हैं। Yes, words which don't decline are called indeclinable. Good. भाई, तुम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हैं। ओके, अब तुम लोग ये बताओ कि व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने वर्ग हैं? मैडम 3। ठीक, कौन कौन से? ये तीनों वर्ग हैं ऋण, यौगिक और योग ऋण। बिल्कुल ठीक। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल। जी मैम, और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कमल नयन और कमलासन आदि। और योग ऋण उस शब्द को कहते हैं जब वह किसी यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, जैसे जलज। एकदम ठीक। जलज का शाब्दिक अर्थ है जल में उत्पन्न हुआ, और हमें पता ही है कि जल में उत्पन्न होने वाली तो अनेक चीजें हो सकती हैं, पर अब यह यौगिक शब्द जलज कमल यानी फूल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मैम, मैंने पिछली कक्षा में शब्द रचना के बारे में पढ़ा था। इसे भी यदि यहाँ एक बार दोहरा दें तो विषय का ओरिएंटेशन अच्छा हो जाएगा। चलो, इसे भी रिफ्रेश कर लें। देखो, शब्दों की रचना धातु, उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से होती है, पर साथ ही ये भी आवश्यक नहीं कि हर एक शब्द में ये तीनों के तीनों अंश विद्यमान हो। हाँ, ये अंश एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 यानी कि संख्या में अधिक भी। पर ध्यान दें कि इनके मेल से बना शब्द एक नया शब्द ही माना जाएगा। अब इसके बारे में एक एक कर तुम लोग बताओ। अच्छा, पहले तुम बताओ। धातु शब्द का वह मूल रूप होता है जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर विभिन्न शब्द बनाए जाते हैं। अंग्रेजी में धातु को रूट कहते हैं। ठीक है, और उपसर्ग? मैडम, जो अंश धातु के पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय यानी कि सफिक्स उन्हें कहते हैं जो धातु के बाद में यानी पीछे लगते हैं। एकदम ठीक बताया तुम लोगों ने। धातु, उपसर्ग और प्रत्यय के अतिरिक्त शब्द रचना में समास और संधि का भी कुछ कम योगदान नहीं है। इन सब की सहायता से हम शब्द निर्माण की टकसाल में हजारों लाखों शब्द यूं ही चुटकी में ढाल लेते हैं। दोस्तों, शब्द रचना की चर्चा के क्रम में हमारे मन में जो एक सहज प्रश्न उठता है वो ये कि शब्द बनाने की हमें भला जरूरत क्यों पड़ती है। भाषा में जो शब्द पहले से मौजूद हैं उन्हीं से हम अपना काम क्यों नहीं चला लेते, है ना? आपके दिमाग में भी यही सब कुछ चल रहा होगा। दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य स्वभाववश उस सब से संतुष्ट नहीं हो जाता जो कुछ उसके पास है। उसे सुधारने, संवारने, उसे और बढ़ाने की इच्छा हम मनुष्यों में सहज ही पैदा होती रहती है। इस इच्छा के परिणाम स्वरूप हम मौजूदा वस्तुओं, स्थितियों, विचारों, भावनाओं और व्यवस्थाओं में परिष्कार, सुधार, विस्तार और नए नए आविष्कार करते रहते हैं। इस तरह नई संकल्पनाओं, पद्धतियों, भावनाओं
और व्यवस्थाओं का विकास होता रहता है। विकास की इसी अभिव्यक्ति तथा संचालन के लिए हमें हर बार नए नए शब्दों की जरूरत पड़ती रहती है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों और उनसे जुड़ी संकल्पनाओं के विकास के क्रम में नए नए शब्दों का आविर्भाव होता रहता है। यही शब्द कालांतर में भाषा की सटीक अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। आइए इस पर और अधिक जानने के लिए चलते हैं अपनी उसी कक्षा में जहां अध्यापिका लगभग इन्हीं सब कुछ बातों पर चर्चा कर रही हैं। बच्चों, आज की चर्चा में अब हम पारिभाषिक शब्द की संकल्पना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आप लोगों की इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। मैडम, हमारा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न। मैडम, पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं क्या होती हैं? गुड क्वेश्चन। तुमने पारिभाषिक शब्दों की खासियत पूछी है। गुड। नेक्स्ट। मैम, पारिभाषिक शब्दों और सामान्य शब्दों में क्या अंतर होता है? नेक्स्ट। मैडम, भाषा में इनका क्या महत्व है, यानी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ओके, और कोई प्रश्न? ओके, आप लोगों के सभी प्रश्न क्वाइट रेलेवेंट हैं। मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके दूंगी। आइए पहले चर्चा करते हैं पारिभाषिक शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। देखो, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से मैडम? पहला सामान्य शब्द, दूसरा अर्ध पारिभाषिक शब्द और इसका तीसरा प्रकार है तकनीकी या फिर पारिभाषिक शब्द। मैडम, सामान्य शब्दों की श्रेणी में किन शब्दों को रखा जाता है? सामान्य शब्दों की श्रेणी में उन शब्दों को रखा जा सकता है जिनका इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में करते हैं, जैसे वस्तुओं, स्थानों, संबंधों आदि के वाचक शब्द। इनका संबंध मूलतः मूर्त वस्तुओं, स्थितियों अथवा अवस्थाओं से होता है। बतौर उदाहरण, किताब, कलम, घर, विद्यालय, बुढ़ापा, बचपन आदि ये शब्द सामान्य शब्दों की कोटि में रखे जा सकते हैं। मैडम, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। जी मैम, अब अर्ध पारिभाषिक शब्दों की चर्चा। अर्ध पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने के अलावा किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भी इनका इस्तेमाल पारिभाषिक शब्द के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आवेश, दावा आदि शब्दों को हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी अब हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब तकनीकी यानी पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि तकनीकी शब्दों के पीछे हमेशा कोई ना कोई विशेष विचार या संकल्पना जुड़ी होती है। दरअसल ये वे शब्द होते हैं जिनकी निश्चित परिभाषा दी जा सके, अर्थात जिनकी सीमाएं बांध दी गई हो या फिर जिन्हें किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित अर्थ में सीमित कर दिया गया हो, फिर उस क्षेत्र विशेष में उसका प्रयोग उसी अर्थ में होता हो, किसी अन्य अर्थ में नहीं। जैसे जैसे एक शब्द है आयकर। इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले कर के अर्थ में ही किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार से भिन्न किसी संस्था द्वारा वसूल की जाने वाली राशि आयकर नहीं कहलाएगी। हिंदी में तकनीकी और पारिभाषिक शब्द दरअसल अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द के ही मोटे अर्थ में 2 पर्याय हैं। मैम, पारिभाषिक शब्दावली का विकास कैसे होता है? इस पर भी प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। गुड कमेंट। देखो, किसी भी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली का सीधा संबंध उस भाषा भाषी समाज के सांस्कृतिक
और वैचारिक विकास से होता है। जैसे जैसे उस जन समुदाय के जीवन में ज्ञान विज्ञान का विकास होता जाता है, उसकी भाषा में भी नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द विकसित होते जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन संकल्पनाओं की पारिभाषिक शब्दावली भी बढ़ती और स्थिर होती जाती है। इस तरह विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन, प्रशासन आदि विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में लेखन और अध्यापन के माध्यम से विभिन्न संकल्पनाएं विकसित होती रही हैं और उनकी अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेष की पारिभाषिक शब्दावली के रूप में स्थिर होती गई है। मैम, सामान्य शब्दों और पारिभाषिक शब्दों में भला क्या कुछ समानता और अंतर है? कृपया इसे भी समझाएं। शब्दों के बीच तुलना हम दो स्तरों पर कर सकते हैं, संरचना के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। मैडम, ये शब्द की संरचना का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। शब्द की संरचना से तात्पर्य है शब्द के निर्माण की विधि, यानी कि शब्द रचना से। गौरतलब है कि इस शब्द रचना के स्तर पर दरअसल सामान्य तथा पारिभाषिक शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। शब्द निर्माण की जो विधि सामान्य शब्दों के लिए हम अपनाते हैं, वही विधि हम पारिभाषिक शब्दों के लिए भी अपनाते हैं। सामान्य शब्दों की रचना हम धातु के आगे पीछे उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर करते हैं। जैसे हार में उपसर्ग लगाने पर शब्द बने प्रहार, विहार, परिहार आदि आदि। पारिभाषिक शब्दों की रचना भी हम इसी स्थापित पद्धति के आधार पर धातु के आगे पीछे उपसर्ग और प्रत्ययों का योग करके करते रहते हैं। जैसे आदेश, निदेश, अनुदेश, समादेश आदि। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो ये कि पारिभाषिक शब्दों की रचना का अपना कोई अलग व्याकरण नहीं होता है। भाषा की सामान्य व्याकरण और संरचनात्मक नियमों के दायरे के भीतर ही सामान्य तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण या विकास होता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि ज्यों-ज्यों विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में उपयोग बढ़ रहा है, त्यों-त्यों नव विकसित संकल्पनाओं और आविष्कारों को व्यक्त करने के लिए नए-नए शब्दों की मांग बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों की रचना पद्धति में हमें कुछ नए प्रयोग भी करने पड़ रहे हैं। इसके कतिपय प्रयोगों में अंग्रेजी के शब्दों का यथावत ग्रहण, संकर शब्दों का निर्माण, प्राचीन शब्दों में नए अर्थों का आरोप, बोलचाल के शब्दों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाना आदि आदि उल्लेखनीय कहे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्दों के यथावत प्रयोग के क्रम में हिंदी में अंग्रेजी शब्द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कंप्यूटर आदि आदि का चलन मान्य हो गया है। कुछ इसी प्रकार संकर शब्दों की रचना कैसे की जाती है, इसके कुछ उदाहरण हैं अपीलकर्ता, वोल्टता, शेयरधारक, रजिस्ट्रीकृत आदि आदि। इन शब्दों में तुमने ये जरूर नोट किया होगा कि इनमें एक शब्द अंग्रेजी का है तो दूसरा हिंदी का। जैसे अपीलकर्ता में अपील अंग्रेजी का और कर्ता हिंदी का है। कहने का अभिप्राय है कि संकर शब्दों के कॉन्स्टिट्यूएंट परस्पर विजातीय होते हैं। इस प्रकार के निर्मित शब्द अभिनव शब्द निर्माण की पद्धति के आधार पर रचे गए हैं और कहना नहीं होगा कि हम प्रयोक्ताओं से ये नए मूल और अर्थ की अपेक्षा रखते हैं। प्राचीन शब्दों में नए अर्थ का आरोप, इसके एक आध उदाहरण देखो। जैसे प्रत्यय को अफिक्स के पर्याय के रूप में स्वीकार करना और तदनुसार प्रीफिक्स यानी उपसर्ग के लिए पूर्व प्रत्यय, इनफिक्स के लिए मध्य प्रत्यय और सफिक्स यानी प्रत्यय के लिए अब अंत्य प्रत्यय जैसे पारिभाषिक शब्द गढ़ लिए गए हैं। बोलचाल के शब्दों में कृषि संबंधी शब्द जैसे निराई, कटाई,
खरपतवार आदि शब्दों को तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं से जैसे मराठी से पावती, तमिल से संबलम आदि आदि हिंदी में बतौर पारिभाषिक शब्द अपना लिए गए हैं। गौरतलब है कि ये पारिभाषिक शब्द संरचना की दृष्टि से सामान्य शब्दों से किसी प्रकार से भिन्न नहीं कहे जा सकते। ध्यान रहे कि ये सभी प्रयोग भाषा में मान्य व्याकरणिक विधानों के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं। शब्द संरचना के स्तर पर सामान्य एवं पारिभाषिक शब्द एक ही प्रकार से बनते हैं, ये बात अब हम समझ गए हैं। जी मैडम, अब अर्थ के स्तर पर इन दो शब्दों में क्या कुछ समानता एवं अंतर है, कृपया बताएं। मेरी समझ से पारिभाषिक और सामान्य शब्दों के बीच वास्तविक अंतर मूलतः अर्थ और प्रयोग के स्तर पर ही मिलता है, संरचना के स्तर पर नहीं। इस बात को जरा विस्तार से समझते हैं। खूब ध्यान लगाकर सुनना। सामान्य तथा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हम अपने प्रयोजन और दृष्टिकोण के अनुसार अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना तीनों ही अर्थों में कर सकते हैं। साहित्य में शब्दों का प्रयोग जितना ही अधिक लाक्षणिक होगा, भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली बन जाती है। सामान्य भाषा में भी हम बीच बीच में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जरा इन वाक्यों को गौर करो। मन में भावनाओं की लहरें हिलोरे मारने लगीं, उनकी बातों में मुझे आशा की एक क्षीण किरण दिखाई दी। क्यों? इन वाक्यों को देखकर क्या लगता है? यही कि इन वाक्यों में लहरें तथा किरण शब्द अपने अभिधापरक अर्थ यानी डिनोटेटिव मीनिंग में प्रयुक्त नहीं है। जी मैम, यहाँ इनका प्रयोग अभिधापरक अर्थ में ना होकर फिगरेटिव यानी लक्षणा में हुआ है। गुड। पर यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों ही शब्द जब विज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे तो इनके अर्थ शाब्दिक यानी लिटरल ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि पाठक इन्हें केवल अभिधार्थ में ही ग्रहण करेगा, लक्षणार्थ में नहीं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। नटशेल में इस बात को यूं समझो कि सामान्य तथा साहित्यिक भाषा में जहां शब्दों के अर्थों को विस्तारित कर उनके मूल अर्थों से उन्हें विचलित किया जाता है, वहीं तकनीकी तथा वैज्ञानिक संदर्भों में शब्दों को उनके मूल अर्थ में ही स्थिर कर दिया जाता है। उनके अर्थों में किसी भी तरह का विचलन नहीं आने दिया जाता। कहने का मतलब है कि पारिभाषिक शब्दों के अर्थों में एक प्रकार की वस्तुनिष्ठता होती है, जिसमें लेखक अथवा वक्ता के व्यक्तिगत भावों या दृष्टिकोणों के लिए कोई स्थान नहीं होता। मोटे तौर पर हम लोग ये समझ गए कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ नियत और निश्चित होता है। एक अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होता है। पारिभाषिक शब्द अपने आप में ही स्पष्ट और संदिग्ध होता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दों के कोई और सामान्य या विशेष लक्षण जिससे कि हम इन्हें विदाउट फेल आइडेंटिफाई कर सकें? ओके, आओ इन्हें हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तकनीकी शब्दों के कई विशिष्ट लक्षण हैं। इनका पहला लक्षण है इनका अभिधार्थ प्रयोग। पारिभाषिक शब्द प्रायः एक शब्द एक अर्थ के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जैसे एनर्जी के लिए ऊर्जा, पावर के लिए शक्ति, वेलोसिटी के लिए वेग, स्पीड के लिए चाल आदि आदि। यदि एक ही विषय या व्यवहार क्षेत्र में किसी तकनीकी शब्द के दो या अधिक अर्थ हों, तो मेरी समझ से वह तकनीकी अर्थ व्यक्त करने के दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगा। तकनीकी शब्द का दूसरा विशेष लक्षण? अर्थ की सूक्ष्मता इसका दूसरा विशिष्ट लक्षण है। देखो, सामान्य शब्दों की अर्थ व्याप्ति अधिक व्यापक होती है, क्योंकि इसमें मुख्य अर्थ के अलावा कई गौण अर्थ भी निहित होते हैं। इसके ठीक विपरीत तकनीकी शब्द न केवल एक अर्थ को व्यक्त करता है, बल्कि वह उस अर्थ की भी मात्र एक सूक्ष्म अर्थ छाया का ही बोध कराता है। जैसे संसद का अर्थ सामान्य शब्द के रूप में एकाधिक अर्थों में, मसलन सभा,
पार्लियामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि तकनीकी शब्द के रूप में इसकी अर्थ व्याप्ति मात्र पार्लियामेंट तक ही सीमित रह गई है। पारिभाषिक शब्द का अगला लक्षण अर्थभेदकता। तकनीकी शब्दों के अर्थ न केवल सूक्ष्म होते हैं, बल्कि निरंतर अनुसंधान के साथ साथ उनके अर्थ के क्रमशः भेद उपभेद भी विकसित होते चले जाते हैं। अर्थ के इन भेदों उपभेदों में भी सभी सूक्ष्म अर्थ भेदों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तकनीकी शब्दों का विधान करना जरूरी हो जाता है। इनके उदाहरण देखो। जैसे सबसे पहले एपिडेमिक के लिए तकनीकी शब्द महामारी गढ़ा गया। रोचक बात यहाँ ये है कि जिस समय एपिडेमिक के लिए हिंदी में महामारी शब्द बना, उस समय अंग्रेजी में पेंडेमिक और एंडेमिक शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं था। वैसे महामारी का मतलब है किसी समुदाय में रोग विशेष का असामान्य रूप से फैलना और बड़े पैमाने पर लोगों का मरना। अब जरा यहाँ अर्थ की सूक्ष्मता पर गौर करो। जब संसार के कई भागों या देशों में महामारी एक साथ फैलने लगी, तब उसके लिए अंग्रेजी में तकनीकी अर्थ में पेंडेमिक शब्द अस्तित्व में आया और तब फिर हिंदी में इसके लिए शब्द गढ़ा गया विश्वमारी। जब कोई बीमारी किसी छोटे क्षेत्र या समुदाय में छुटपुट रूप से लगातार मौजूद रहती है, तो उसे अंग्रेजी में एंडेमिक कहा और हिंदी में इसके लिए प्रतिशब्द बना लघुमारी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तकनीकी शब्दों के अर्थों में कैसे धीरे धीरे सूक्ष्मता आती चली जाती है और कैसे उनमें परस्पर अर्थभेदकता का गुण मुखर होता चला जाता है। और अब इसकी अगली विशिष्टता। पारिभाषिक शब्दों की एक अगली विशिष्टता है विषय सापेक्षता। हर पारिभाषिक शब्द अपने विषय क्षेत्र से जो अर्थ प्राप्त करता है, वह सब उसकी परिभाषा में निहित रहता है और एक ही विषय या प्रसंग अपने रूढ़ अर्थ को व्यक्त करता है। मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। बताती हूँ। देखो, अंग्रेजी में एक शब्द है चार्ज। ये एक पारिभाषिक शब्द भी है, सो विषय बदलने पर इसके अर्थ में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। चार्ज शब्द का प्रयोग यदि हम भौतिकी या रसायन विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो इसका अर्थ है आवेश या चार्ज करना, जैसे बैटरी चार्ज करना। लेकिन इस शब्द का प्रयोग यदि हम वाणिज्य के संदर्भ में करें, तो इसका अर्थ व्यय होगा। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के संदर्भ में धावा, विधि क्षेत्र में आरोप और प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यभार या प्रभार के अर्थ में गृहीत होगा। और अंत में अर्थ रूढ़िता भी इसकी एक खास विशेषता है। कई बार दरअसल होता ये है कि नए विचारों, आविष्कारों या संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए जब हमें नए शब्दों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए प्रायः दो उपायों का सहारा लिया जाता है। या तो उसके लिए नए शब्द गढ़े जाएं, या नहीं तो पहले से ही भाषा के शब्द भंडार में मौजूद निकटतम अर्थ देने वाले शब्द का चयन कर उसे नया अर्थ प्रदान किया जाए। इन दोनों ही स्थितियों में शब्द में नए अर्थ का आरोपण किया जाता है। जो भी नया तकनीकी अर्थ उस शब्द में आरोपित किया जाता है, सतत प्रयोग के कारण वह उस शब्द के साथ रूढ़ हो जाता है। एक खास बात यहाँ ये है कि उस तकनीकी शब्द से जो सामान्य अर्थ प्रकट होता है, वह उसके तकनीकी अर्थ से कतई मेल नहीं खाता। जैसे कि एक शब्द है माउस। अब कंप्यूटर के संदर्भ में माउस का क्या मतलब? कंप्यूटर सेवी इस जनरेशन को बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पर अंग्रेजी में माउस का मूल अर्थ यह कतई नहीं है। अंग्रेजी में इसका अर्थ चूहा है। कहने का मतलब है कि माउस शब्द को कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग करते समय संभवतः उसके आकार साम्य को ध्यान में रखते हुए आविष्कारकर्ता ने इसमें एक नया अर्थ आरोपित कर दिया और यह एक बिल्कुल नया तकनीकी शब्द बन गया। धीरे धीरे सतत प्रयोग और व्यवहार से तकनीकी शब्द और अर्थ के बीच का यह संबंध क्रमशः प्रगाढ़ और रूढ़ होता चला जाता है।
कुल मिलाकर पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों की यही कोई 5-6 स्पेशलिटीज़ हैं जिन्हें आप गांठ बांध लें और पारिभाषिक शब्दावली की इस विकास यात्रा में इन्हें पाथेय के रूप में ग्रहण कर लें। दोस्तों, एक उक्ति है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। क्यों? इस उक्ति पर क्या कभी गंभीरता से विचार किया है आपने? खैर, देखिए, अपनी भाषा, मातृभाषा सदा सरल, सुगम और सुबोध होती है। यही वजह है कि निज भाषा में सीखी पढ़ी गई बात हमारे मनोमस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव बना जाती है। दोस्तों, हमारी भाषा के शब्दों में एक बहुत बढ़िया गुण है, वो ये कि ये वस्तु का चित्र हमारे मस्तिष्क में स्थायी कर देती है। ये बात जरूर है कि शुरू में अवश्य हिंदी के पारिभाषिक शब्द को सीखने में और स्मरण रखने में हमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा, पर एक बार हमारी अभ्यास में ये शामिल हो गए तो फिर हमारे लिए ये अपरिचित नहीं रह जाएंगे। सो आप सबसे निवेदन है कि इन पारिभाषिक शब्दों को आप तहे दिल से स्वीकारें और रोजमर्रा के जीवन में बिना किसी वाद विवाद के इन पारिभाषिक शब्दों का खुलकर प्रयोग करें। अस्तु, पारिभाषिक शब्दावली की विकास यात्रा विषयक इस कार्यक्रम के प्रथम भाग के समापन की आप सबसे यही अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।